Yeah. Okay, student. This is the next chapter for 10th revision boards and 11th entrance examinations. Okay. Let me start the new chapters of class 10th. How do organism reproduce? बेटे ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में और 11th entrance एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक अच्छे सवाल आते हैं. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर्स. ओके. Today, every living being have a non-vital processes involved that is called reproductions. Reproductions is possible is only and only living being. Why the animal do the reproductions? Animal do the reproductions because for the continuity of generations. Okay. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शंस. रिप्रोडक्शंस एक्चुअली होता क्या है, रिप्रोडक्शंस को किस हिसाब से आप देखते हो इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. अगर हम रिप्रोडक्शंस टर्म्स को देखें तो रिप्रोडक्शंस इस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये पॉसिबल्स होता है लिविंग बीइंग में. तो the first point is that is a biological process. ये एक biological process माना जाता है. दूसरा, why animal do the reproductions? Animal do the reproduction for the continuity of जनरेशंस. एनिमल रिप्रोडक्शन जो करता है वो अपनी जनरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए. कैन यू टेल मी वन द क्वेश्चंस, इफ द होल अर्थ ऑफ लिविंग बीइंग दैट विल बी डिनाइड टू डू द रिप्रोडक्शन, व्हाट विल बी इफेक्ट्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम्स व्हेन द एनिमल्स डिनाई द रिप्रोडक्शन, द होल वर्ल्ड अर्थ बिकम ब्लैंक. उनकी स्पीशीज़ जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और वो पूरी दुनिया में वो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और ये अर्थ एक खाली कागज़ की तरह, यानी खाली कागज़ की तरह, प्लेन पेपर की तरह अवेलेबल रहेगी. ठीक है. रिप्रोडक्शंस में जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करता है डियर, तो वो अपनी जनरेशंस को तो कंटिन्यू करता है. और जनरेशन कंटिन्यू कैसे होती है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स. वो ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. अब सवाल यहां से क्रिएट होता है बच्चों कि ऑफ स्प्रिंग्स अपने पेरेंट से सिमिलर भी होते हैं और डिसिमिलर होते हैं. फर्क इतना होता है कि ऑफ स्प्रिंग्स दो तरीके से होते हैं. वो ऑफ स्प्रिंग जो अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं. और वो ऑफ स्प्रिंग जो अपने पेरेंट से डिसिमिलर होते हैं वो वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग्स, वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग्स कहलाता है. यानी ऑफ स्प्रिंग के अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस होता है, इसलिए वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है. एक्चुअली ये दोनों पहलू मैंने यहाँ पर डिस्कस क्यों किया है और यहाँ लाकर इसे इस वाइट बोर्ड पर अपने लेक्चर्स में रखा क्यों है? क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है बच्चों कि क्लोन्स को समझना एक, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि एक्चुअली हाउ विल यू डिफाइन द क्लोन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. क्लोन्स तब प्रोड्यूस होगा जब एनिमल यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस करेगा और वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग तब क्रिएट होगा जब पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को करेगा. तब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं सेकेंड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस के हम टाइप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक और basic concept, there is a two types of reproduction will be takes place in the particularly the two major group of organisms, that is animal and plants. ओके तो अगर हम बेसिक तौर पर देखें तो अगर कोई ऑर्गेनिजम्स में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद वो ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सेल डिवीजन ऑफ पेरेंटल सेल्स प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में होने वाले रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के नाम से हम जानते हैं। ओके और अगर कोई ऑर्गेनिजम्स बाई पेरेंटल टाइप होता है, यानी उसमें पेरेंट में से मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उनके अंदर गैमीट प्रोड्यूस होता है, यानी गैमिटोजेनेसिस होता है, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है बच्चों, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। नंबर 2 इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। यानी दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो है सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बच्चों इस लेक्चर्स में हम जो एज ए वर्ड फॉर्म में जो आपको बता रहे हैं, यानी एक शब्द के फॉर्म में, कि मैंने बोला ना कि ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में दो है मेजर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पॉसिबल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। ओके तो हम यहाँ पर इसे इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद बच्चों हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में पॉसिबल होता है। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, वो यूनिपेरेंटल टाइप होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब यहाँ पर यूनिपेरेंटल टाइप, यानी यूनिपेरेंटल टाइप का मतलब है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? यानी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। ओके यानी हम बात करें तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। ओके यानी हम सिंगल पेरेंट्स को यहाँ पर, अब सिंगल पेरेंट का मतलब ये है कि एक ही पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। ओके दूसरा अगर करेक्टरिस्टिक्स हम इसका लेते हैं तो दूसरा करेक्टरिस्टिक साहब ये है कि यहाँ पर गैमिटोजेनेसिस नहीं होगा, यानी देयर इज नो गैमिटोजेनेसिस। ओके यहाँ पर किसी तरह का कोई गैमीट नहीं प्रोड्यूस होगा, यानी इट मीन्स वी आर कॉल्ड द नो गैमिटोजेनेसिस, यानी नो गैमीट फॉर्मेशन या नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। ओके द सेकेंड थिंग इज नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन ऑफ गैमीट नहीं होगा, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। समझ में आया बच्चा? गैमीट्स क्या है बच्चों गैमीट्स एक हैप्लॉइड सेल्स होता है जो मियोसिस डिवीजन करने के बाद किसी ऑर्गेनिज्म में बनता है। ठीक है, जैसे कि मेल के केसेस में स्पर्म और फीमेल के केसेस में ओवम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तीसरा, यहां पर जब कोई गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है तो
एक्चुअली ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ड्यू टू सेल डिविजन। ओके, ऑफ स्प्रिंग्स विल प्रोड्यूस ड्यू टू सेल डिवीजन, ऑफ स्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू सेल डिविजन। यानी हेयर वी कैन कॉल द कॉन्सेप्ट विल बी बिल्ड अप हेयर, ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा, ड्यू टू सेल डिविजन्स। कौन सा, यानी इनके पास सेल डिवीजन होगा, यानी ड्यू टू सेल डिविजन्स। ओके, ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करके ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर ड्यू टू सेल डिवीजन। और किस तरह का सेल डिवीजन, वो भी मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। क्लास 9th के अंदर सेल चैप्टर का सबसे जो आखिरी टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक जो है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्लास 9th, उसमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा होता है बच्चों, माइटोसिस डिवीजन। अच्छा, अब ये है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा एनिमल के केसेस में, ठीक है, या प्लांट के केसेस में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्वांटिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी मोर। ओके, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर मोर, यहाँ पर मोर क्वांटिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी मोर, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और पांचवा जो बेसिक इसका करेक्टर आता है वो ये है कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बच्चों, ये वो क्लोन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होगा। कैसा होगा बेटा, क्लोन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ पर क्लोन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लोन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस। अच्छा, हम एक आपको नोट पॉइंट बनाते हैं। नोट पॉइंट हम इस बॉक्स के अंदर लिखकर आपको बताते हैं कि वो नोट पॉइंट्स क्या आपको देखना है, वो देखिए इस बॉक्स के अंदर। बेटे, अगर कभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो क्लोन्स का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्लोन्स किसे कहते हैं वो देखिए। क्लोन्स का मतलब होता है, व्हाट इज द क्लोन्स, क्लोन्स का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। वी आर टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर्स। ओके, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर्स हों। ओके, और दूसरा ये है कि जो एनाटॉमिकली सिमिलर हो। कैसा हो, एनाटॉमिकली सिमिलर हो। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है क्लोन्स का कि वो जेनेटिकली सिमिलर हो। कैसा हो, यानी उसके अंदर जेनेटिक कंपोनेंट क्या हो, सेम हो, यानी वो जेनेटिकली भी सिमिलर होना चाहिए। और इस तरह के कंडीशंस को हम क्लोन्स कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि उसकी बनावट, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग की जो बनावट है बच्चों, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। एनाटॉमिकली का मतलब होता है कि उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो भी सिमिलर होना चाहिए। जेनेटिकली का मतलब होता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं यानी डीएनए है वो भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। और इस कंडीशंस को, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को या इस तरह के प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को जिसे ऑफस्प्रिंग कहते हो उसे हम कहते हैं क्लोन्स। तो बच्चों, ये छोटा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें बिल्डअप होने वाला कॉन्सेप्ट जिसे हम क्लोन्स कहते हैं, ये सारी कंडीशन आपके सामने है, वो देखिए। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है उसको इसके बाद डिस्कस करेंगे, जो हम आपके सामने अब बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कंडीशंस थी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। मैंने बताया कि सबसे पहले कि रिप्रोडक्शंस क्यों करता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के ये लिविंग बीइंग में पॉसिबल है अपनी जनरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑफस्प्रिंग दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, एक क्लोन्स ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है और वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉसिबल्स है और दूसरा जो पॉसिबल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे कैरेक्टर्स बताए और उनसे बिल्डअप होने वाले
इस टर्मिनोलॉजी का मैंने आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट को आपको बताया है, जिसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि क्लोन्स उसे कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, एनाटॉमिकली सिमिलर हो और जेनेटिकली सिमिलर हो। इस तरह की कंडीशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर क्रिएट होती है। और इस तरह की कंडीशन क्रिएट होने की सबसे बड़ी वजह बच्चों क्या है? ड्यू टू दिस सेल डिवीजन, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं लेकिन उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या होता है? सेम रहता है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ओके, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ओके, खास तौर से। और हम उनके अंदर उनके टाइप्स को लिखेंगे और हम बताएंगे कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन सा जो है एग्जाम्पल दिया हुआ, और कुछ अपने पास से भी एग्जाम्पल बताएंगे जो आपको 11th एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में करने में मदद देगा। और साथ साथ आपके इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड में भी बिल्डअप करने पे मदद देगा। ठीक है बच्चों, तो बड़े ही कंसंट्रेशन फॉर्म में इस लेक्चर का जो इस चैप्टर का जो लेक्चर ओवरव्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। राइट डाउन द हेडिंग। हम यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे और वो हेडिंग होगी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, ये हम हेडिंग डालकर इसको स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, वो देखिए। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो है आपका फिजन। क्या पढ़ेंगे बेटे बच्चों? फिजन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सारा तो डिटेल इस लेक्चर्स में पॉसिबल्स नहीं है, लेकिन हम जो भी आपको देंगे वो बेटर फॉर्म में आपके सामने आपके इस कंटेंट में, बेटर कंटेंट में आपको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो वैसे बड़े गौर से सुनिएगा। हम पहला पढ़ते हैं फिजन्स। ओके, फिजन्स का मतलब होता है कोई चीज ब्रेक डाउन। ठीक, फिजन्स is the process in which organisms in the form of parent type which will be divided to produce new offsprings। ओके, तो फिजन्स कई तरीके के होते हैं, वो देखिए। सबसे पहले अगर हम फिजन्स की बात करें तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, डॉटर ऑफस्प्रिंग्स, तो उसे हम बाइनरी फिजन्स के नाम से जानते हैं। ओके, और दूसरा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो उसे हम मल्टीपल फिजन्स के नाम से पुकारते हैं। दैट इज नोन एज मल्टीपल फिजन्स। बाइनरी फिजन्स में जो आपका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देखा जाता है वो दो तरीके का एग्जाम्पल देखा जाता है। एक एग्जाम्पल है आपका अमीबा, जो बहुत फेमस फॉर्म में, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका बहुत ही फेमस फॉर्म में जो हर बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, वो है लीशमानिया। लीशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है और ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ को क्रिएट करता है। इसकी डिजीज़ से भी सवाल रहता है तो मैं यहाँ पर बताए दे रहा हूँ। वो काला आजार या लीशमानियासिस डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में? तो लीशमानिया। मल्टीपल फिजन्स में
मल्टीपल फिजन्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मल्टीपल फिजन्स के अंदर एक ऐसा पैरासाइट बच्चों जो आपके अंदर मलेरिया काज करता है, और उस पैरासाइट का नाम मैं सुनहरे अक्षरों में रेड कलर के पेन से लिखेंगे, और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं उसे? प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। बल्कि हम इसके अंदर एक और चीज लगा देंगे, प्लाज्मोडियम स्पीशीज। क्या लगा देंगे बेटा? प्लाज्मोडियम स्पीशीज। ओके, समझ में? ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया को काज करता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि फिगर के फॉर्म में कि बाइनरी फिजन्स होता कैसे है। तो हम यहाँ पर फिगर बनाकर आपको बताते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे और वो क्या होगा? बाइनरी फिजन। ओके, और बाइनरी फिजन्स का हम एक फिगर बनाएंगे। ठीक है बेटे? तो बाइनरी फिजन्स में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का। तो अमीबा को हम इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले लाइक दिस इज इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म विच इज बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ। किससे बिलोंग करता है बेटा? ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, जिसके सेंटर में इस तरह से न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स यानी जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ होता है, और इस जेली लाइक मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म के नाम से पुकारते हैं। समझे बच्चों? इसे ये जो रेड कलर का मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है, इस रेड कलर वाले स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। किसमें? साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ओके, ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस, और ये इसका हो गया स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि ये अमीबा जो अमीबा है, और ये है पेरेंट अमीबा, दिस इज कॉल्ड पेरेंट। ठीक है, ये एक पेरेंट अमीबा है। क्या है बेटा? ये पेरेंट अमीबा। ठीक है, और ये पेरेंट अमीबा अब बाइनरी फिजन्स को कैसे परफॉर्म करता है वो हम आपको दिखाते हैं बेटे। तो ये अमीबा धीरे धीरे अपने शेप को चेंज करना शुरू करेगा, और इसका शेप चेंज होने का मतलब है कि इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है बेटा वो डिवाइड करेगा। और ये भी बताएंगे कि न्यूक्लियस के डिवीजन्स को क्या कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन्स को क्या कहते हैं। तो अमीबा विच अंडरगोज द बाइनरी फिजन, दे आर स्टार्टेड टू डिवाइड to the formation of these important structures, okay, like this, okay। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इसका डिवाइड करना शुरू करेगा। ओके, और न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा बच्चों वो हम आपको दिखाते हैं। ओके, वो देखिए इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस तरह से धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू करेगा। ओके, समझ में? लाइक दिस। ओके, और ये न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड कर। अच्छा बेटा, इसका जो साइटोप्लाज्म है साथ साथ वो भी डिवाइड करना शुरू करेगा लाइक दिस। ओके, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी इस तरह से डिवाइड करना शुरू करेगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है, इसका एक न्यूक्लियस था जो अब डिवाइड करना शुरू किया है, और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये है आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये डिवीजन। अच्छा, ये देखिए कि इसका साइटोप्लाज्म अभी इस तरह से था, अब ये आधा आधा बंटने लगा। तो इस तरह के डिवीजन को हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये माइटोसिस डिवीजन कर रहा है? हाँ बच्चों, ये माइटोसिस डिवीजन कर रहा है। और कैसे कर रहा है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, माइटोसिस डिवीजन में ये होता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर एक टर्म्स लिखते हैं, वो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम एक
अच्छी टर्मिनोलॉजी में बायो के अंदर कैरियोकाइनेसिस कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को बच्चों हम साइटोकाइनेसिस कह देते हैं। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि साइटो टर्म्स रिलेटेड टू द सेल, ऐसा नहीं है। साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को, क्योंकि लैटिन वर्ड में कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, इसलिए यहाँ पर कैरियो और यहाँ पर साइटो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब जब ये डिवाइडिंग अमीबा जो है डिवाइड होता है इस तरह से, तो डिवाइड होने के बाद अपने जैसा एक अमीबा का फॉर्मेशंस करता है, और इस अमीबा को हम इस तरह से देखते हैं लाइक दिस, इस जैसा अपने जैसा एक अमीबा बना देगा। ओके, और कितना बनाएगा? 2, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चों? बाइनरी फिजन्स को हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी फिजन्स को। इसलिए ये 2 तरह के अमीबा को एज ए ऑफ स्प्रिंग के फॉर्म में इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हूबहू जो है मिलता जुलता होगा, और इस तरह की कंडीशंस को हम बाइनरी फिजन्स कहते हैं। और इसके अंदर सारा कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम सा होगा, जैसे कि मैंने इसके अंदर दिखाया था पहले वाले इसके पेरेंट्स में, लाइक दिस। ओके, अब प्रोड्यूस होने वाले इन दोनों ऑफ स्प्रिंग्स को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड डॉटर ऑफ स्प्रिंग्स। क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम DOUGHTER, डॉटर। क्या कहेंगे? डॉटर। ओके, डॉटर का मतलब होता है दे आर क्लोन्स टू द पेरेंट्स। ओके, और इन दोनों को मिलाकर AMOEBULAE अमीब्यूली कह देंगे। ठीक है, इसे हम डॉटर अमीब्यूली के नाम से जानेंगे। किस नाम से बेटा? डॉटर अमीब्यूली। ओके, ये है आपका डॉटर यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद है ये अमीब्यूली, इसे हम डॉटर अमीब्यूली के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये हो गया बाइनरी फिजन्स। ठीक है, एक नोट पॉइंट और लिखते हैं। बाइनरी फिजन्स अगर देखा जाए तो सिर्फ अमीबा और लीशमानिया में नहीं होता, बल्कि बाइनरी फिजन्स कई और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम पैरामीशियम को लें तो पैरामीशियम के अंदर भी बाइनरी फिजन्स होगा, और इसके साथ साथ अगर हम युगलीना को लेते हैं तो युगलीना में भी बाइनरी फिजन्स होगा। ठीक है, बस फर्क इतना होगा कि ये बाइनरी फिजन्स जो होगा वो अलग अलग कंडीशन में होगा, कि जैसे कि टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन्स के हिसाब से देखा जाए तो पैरामीशियम के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स हो जाएगा, युगलीना और लीशमानिया के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स प्रोड्यूस होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अगर हम एक पॉइंट्स देखें तो इसके अंदर 2 तरह की कंडीशन क्रिएट हुई इस बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा के अंदर, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साथ यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ बच्चों फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होता है, और ये है आपका बाइनरी फिजन्स का ओवरव्यू। ओके, ये एक तरह का ओवरव्यू था। रेस्ट ऑफ जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, यानी उसके जैसे कि फिजन्स हो गया, उसके बाद बडिंग हो गया, बडिंग के बाद आपका फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ज़रूर पब्लिश करेंगे, ज़रूर आपको रिकॉर्ड कर आपको ओवरव्यू देंगे। थैंक यू वेरी मच।